लाइव वीडियो कार्यक्रम में देश के समस्त पशु चिकित्सकों, साथियों, पशु चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हमारे शिक्षाविद, देश के समस्त पशु रोग अनुसंधान कार्यशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिक एवं हमारे सभी छात्र छात्राएं, साथ में पशुपालक मित्रों, अन्य मित्रों, मैं आप सभी का फेसबुक लाइव में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित है कि वर्तमान में कोविड-19 गंभीर महामारी से विश्व जूझ रहा है। भारत भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम इससे बचाव के प्रयास हमने काफ़ी हद तक किए हैं और आगे भी हमें आशा है कि पूर्ण विश्वास हम इस जंग को जीत लेंगे। सबसे पहले मैं आईवीए की ओर से उन कोविड-19 के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि नमन करता हूं, जो इस मानव सेवा में हमारे चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वास्तव में देश उनकी सेवाओं को कभी नहीं भूल पाएगा, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपको जैसा कि बात पता है कि इस वक्त वर्तमान में पूरे भारत देश में लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार की मंशा के अनुसार पशु चिकित्सा सेवाएं इस पूरे देश में अनवरत चालू हैं। आईवीए को गर्व है कि देश के समस्त पशु चिकित्सक इस गंभीर परिस्थितियों में पशु चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही हमारे पशु चिकित्सकों का ये प्रयास है कि किसी प्राणी मात्र की पशु चिकित्सा के अभाव मृत्यु ना हो। साथ में किसानों को पशुधन हानि के रूप में कोई आर्थिक हानि ना हो, कोई नया संक्रमण ना फैले, जिससे देश के सामने नया संकट खड़ा हो। मित्रों, आज एक नई बात मैं आपको और बताऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि चिकित्सा विज्ञान की इस वक्त जो कठिन परिस्थितियां हैं, उसमें देश के पशु चिकित्सक भी उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे देश के जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, हमारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं, वो कोविड-19 की टेस्टिंग का काम भी कर रहे हैं देश भर में। हमारे भोपाल में भी हायर सिक्योरिटी लैब में काम हो रहा है। देश के कई राज्यों में हम चिकित्सा विज्ञान की मदद कर रहे हैं। ये बड़ा गर्व का विषय। मित्रों, कई समाज के लोग मुझे कहते हैं कि देखिए, वेटरनरी डॉक्टर्स का मुझे बात, आज पशु चिकित्सा सेवाएं भी कर रहे हैं, साथ में पशु विज्ञान जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है उसकी भी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे हमारा समाज में गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। ऐसे पशु चिकित्सक, वास्तव में उनको इस विपत्ति संकट में राष्ट्र हमेशा उनको याद करेगा, उनका नमन करेगा। मित्रों, आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मेरा जो विषय है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषद का इस वेटरनरी प्रोफेशन में, इसको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका है। इस विषय को चर्चा करने के पहले मुझे लगता है कि हम सबको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के गठन, चिकित्सकों के संघर्ष के इतिहास को पढ़ना बहुत आवश्यक है। नई पीढ़ी जो है हमारी, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमको जो गौरव और सम्मान दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। चिकित्सकों के संघर्ष की यात्रा बहुत लंबी है। मित्रों, 70 के दशक में एक समय ऐसा था कि देश के समस्त शिक्षाविद, देश के समस्त पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक, सबके मन में था कि राष्ट्रीय स्तर पर वेटरनरी कोई एसोसिएशन होना चाहिए। और उन लोगों ने मिलकर 1967 में एक इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन का गठन किया। उनको पता था कि देश में, समाज में संगठित जो समूह होगा उसकी मांग को सरकार सुनेगी, और चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। मित्रों, आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय ऐसा था जब पशु चिकित्सकों को अन्य चिकित्सक की तरह डॉक्टर लिखने की पात्रता नहीं थी। लेकिन उस वक्त हमारे जो सीनियर थे, उनके मन में बड़ी पीड़ा होती होगी। उन्होंने भारत सरकार के सामने विषय को रखा
बहुत लंबे समय तक उन्होंने कहा कि हमको भी डॉक्टर लिखने की पात्रता हो। और मित्रों, उनका जो संघर्ष था उसका परिणाम आया कि सन 1978 में मार्च में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि अब पशु चिकित्सक भी डॉक्टर की उपाधि के पात्र होंगे। मित्रों सोचो, इतने 7-8 वर्ष के संघर्ष के बाद उन्होंने इस संघर्ष को उस परिणाम में बदला और आज हमको जो गौरव मिला है, समाज में जो सम्मान मिला है, मुझे लगता है उसके अधिकारी वही हैं। आज जिन लोगों ने भी संघर्ष किया और जिन्होंने हमें गौरव दिलाया, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हो सकता है उस समय के संघर्ष के लोग आज मुझे सुन रहे हों। मित्रों, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का भी इसी प्रकार के गठन का इतिहास है। 70 के दशक में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की व्यवसाय को नियंत्रित करने की ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी देश में काम कर रही थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अन्य चिकित्सा पद्धतियों की काउंसिल, होम्योपैथी भी काम कर रही थी, आयुर्वेदिक काउंसिल भी काम कर रही थी। हमारे पशु चिकित्सक जो उस वक्त थे, जो नेतृत्व कर रहे थे देश के अंदर, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, देश के वैज्ञानिक थे, जो मूर्धन्य व्यक्ति थे पशु चिकित्सा विज्ञान के मन में लगता था कि हमारी भी पशु चिकित्सा व्यवसाय को भी रेगुलेट करने के लिए कोई ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए। और उन्होंने 70 के दशक में मित्रों ये संघर्ष प्रारंभ हुआ और उसके लिए सरकार के सामने, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट एग्जीक्यूटिव के सामने हमारे सीनियरों ने अपनी बात रखी। और ये 72 से जो संघर्ष चला, लगातार सफलता के बाद 1981 में मित्रों भारतीय संसद में के दोनों सदनों में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 1984 बिल इंट्रोड्यूस हुआ। सबको प्रसन्नता हुई, इतनी बड़ी सफलता मिली। लेकिन मित्रों, जब कोई आप काम करने जाते हो तो स्वाभाविक बात है, उस वक्त देश के अंदर जो पैरा वेटनरी एसोसिएशन थी, उन्होंने जबरदस्त इस बिल का विरोध किया और उन्होंने कहा इस बिल में हमको भी इंक्लूड किया जाए और हमारा रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि चिकित्सा का काम हम ही लोग करते हैं देश के अंदर। स्वाभाविक बात है, उस वक्त चिकित्सकों की कमी थी देश के अंदर, कम कॉलेज थे। और मित्रों, उसका परिणाम ये हुआ कि वो बिल जो था वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर कर दिया गया। लेकिन मित्रों, इतना होने के बाद भी आपको पता है कि जो कोई बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर होता है तो वो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और बहुत लंबा समय उसमें लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे सीनियरों ने, हमारे पशु चिकित्सा के जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ संसद के दोनों सदनों के द्वारा। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश भर में भ्रमण किया और देश के पशु चिकित्सा विज्ञान के लोगों से मिले, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, पशुपालकों से मिले, किसान से मिले, सबसे उन्होंने इस परिषद को बनाने के बारे में पूछा। साथ में एक जो समूह था पैरावेट्स का, वो भी उन लोगों से मिलता था, जहां भी टीम जाती थी, संसद की समिति जाती थी, वो भी अपनी बात रखते थे। तो बहुत लंबे 3 वर्ष तक, लगातार 2-2.5 वर्ष तक लगभग ये कमेटी ने अपना काम किया। उसके बाद कमेटी ने मित्रों ये माना, क्योंकि हमारे जिस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पशु चिकित्सा में पशुओं का स्वास्थ्य भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि क्वालिफाइड ग्रेजुएट वेटरनरी डॉक्टर्स ही इलाज के हकदार होंगे और ये बिल बना के पार्लियामेंट को भेज दिया गया। ये बहुत बड़ी सफलता थी हमारे लिए, क्योंकि उस वक्त के हमारे जो पशु चिकित्सा विज्ञान के जो लोग थे, उन्होंने अपनी बात तर्कों के साथ देश हित में जिसको कहा, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने माना। अंतोगत्वा 1984 में उसके बाद तो कठिनाइयों का सामना हमारे कितना करना पड़ा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना लंबा संघर्ष है इसका, जो आज हम अधिकार जो मिला है। उसके बाद ये बिल विधि विभाग को गया। मित्रों, विधि विभाग ने भी इसमें एक क्वारी की कि चूंकि वेटरनरी सर्विसेज संविधान में राज्य की अनुसूची में है, इसलिए अगर राज्य की अनुसूची का कोई केंद्र का अगर कानून बनाना है तो उस कानून को बनाने के लिए आपको जो कुल राज्य है उनकी 1/3 विधानसभाओं से उसको पारित होना बहुत आवश्यक है, तभी वो केंद्रीय कानून बन सकता है। आप सोचो मित्रों, उस वक्त कितना कठिन समय हमारे लोगों के बीच में आया, कि क्योंकि उस वक्त राज्य में इस बिल का विरोध करने वाले लोग भी राज्यों में सक्रिय थे। उसके बाद भी हमारे सीनियरों ने, हमारे जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और इस बिल की महत्वता के बारे में बताया। मित्रों, अंततः 7 राज्यों की विधानसभाओं ने उसको पास किया, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार राज्य थे। और अंतोगत्वा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बिल
1984 में संसद में गठित हो गया, पास हो गया। इसकी एज उतना बड़ी हिस्ट्री में आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बनाया। इसकी ड्राफ्ट की आत्मा थी रेगुलेट द वेटरनरी प्रैक्टिसेस, पूरे देश में वेटरनरी प्रैक्टिस को एक कानून के तहत नियंत्रित किया जाए। उसके साथ ही राज्यों की परिषदों की स्थापना भी इसी एक्ट के अंदर थी, उसका भी कानून पास हुआ। लेकिन कानून पास होने के बाद भी इसमें जो है, इस एक्ट में बड़ा प्रावधान था कि डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे वो कॉलेजों के हमारे फील्ड के डायरेक्टर रहें, एसोसिएशन के अध्यक्ष हों, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, सभी लोगों मिला के कुल 16 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट होते हैं और 11 मेंबर पूरे देश भर से नॉमिनेट इलेक्टेड होते हैं। 27 का बोर्ड होता है। इसी प्रकार राज्यों में व्यवस्था की गई। लेकिन अब आने वाले समय में हमारे लिए एक चुनौती थी, इस एक्ट को पूरे देश में कैसे लागू किया जाए, कैसे रजिस्टर बनाया जाए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात थी मित्रों कि हमारे देश के 5 साल इसको इस काम में लगे और 1989 में हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रख्यात शिक्षाविद, जिनको आप हम सब जानते हैं, डॉक्टर CM सिंह साहब इसके पहले अध्यक्ष बने। उनको कौन नहीं जानता देश में। वास्तव में आज मुझे लोग बताते थे, जब मैं वेटरनरी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, कि वो दिन रात काम करते थे। उन्होंने इसके स्वरूप को पूरा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना, राज्यों में परिषद की स्थापना करना, दिल्ली में राज्य केंद्र में इसकी स्थापना करना, ऐसे बहुत सारा उन्होंने इसका पूरा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन बनाना, ऐसे बहुत सारे काम किए। मित्रों, उनके योगदान को पूरे भारत के जो पशु चिकित्सक हैं, राष्ट्र कभी भूल नहीं पाएगा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने, जब वेटरनरी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, हम लोगों ने तय किया था कि देश में हमारे अपने पशु चिकित्सक बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, लेकिन उनको पुरस्कार की व्यवस्था हमें कोई करनी चाहिए। और हमने निर्णय लिया था कि वर्ल्ड वेटरनरी डे पे हम अपने देश के चुनिंदा पशु चिकित्सकों को पुरस्कार की एक प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और वो प्रस्ताव पास भी हुआ था हमारा। उसमें हमने एक पुरस्कार रखा था जिसमें हम किसी वरिष्ठ पशु चिकित्सक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का काम करेंगे। और हमने उसका नाम CM सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसा करने का नाम घोषित किया था। ये उनके लिए असली श्रद्धांजलि थी हम लोगों की। मैंने अपने कार्यालय में भी उनका फोटो लगा के रखा था, क्योंकि इस पूरे देश में पशु चिकित्सकों में या वेटरनरी काउंसिल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई मैंने आपसे इसलिए शेयर की है कि आने वाली हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको हमारे पुराने सीनियरों के प्रति श्रद्धा के भाव के साथ उनका जो संघर्ष उसका पता लगना चाहिए। मैं एक बात आप और कहना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसे एक बात करते थे, देश के अंदर जितने भी हमारे पशु चिकित्सा के विज्ञान कि जितने भी वैज्ञानिक थे, हमारे शिक्षाविद थे, हमारे फील्ड के पशु चिकित्सक थे, उनको लगता था कि केंद्र में जो हमारा विभाग है वो एग्रीकल्चर के साथ है, एक अलग विभाग बनना चाहिए। तो इस बार वो विभाग, वो भी काम पूरा हुआ। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आईवी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इस बार वो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन अलग मंत्रालय बना। और मंत्रालय में भी मंत्रियों का जो चयन हुआ बहुत उत्तम हुआ। आदरणीय गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री बने, मैं उनसे मिला हूँ, उनका बहुत अनुभव है। मुझे उन्होंने 1 घंटे बातचीत में उन्हें बताया वेटनरी में क्या उनका बहुत विजन है। उन्होंने कई प्रकार के देसी अनुसंधान भी पशुओं पर करने के लिए उन्होंने कई बार अपना खुद का भी प्रयोग किए हैं। पालियन जी स्वयं एक पशु चिकित्सक हैं, उनके बारे में आप सब जानते हैं। प्रताप चंद्र सारंगी जी भी बहुत अच्छे हैं, एक बड़ा मंत्र। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये विभाग बना, इसके लिए कोई हम लोगों ने बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं किया था। लेकिन वास्तव में आज जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर, उसमें हमारे विभाग की महत्व है। आप देख रहे होंगे 4-5 वर्षों से इस देश के राजनीतिक क्षेत्रों में एवं ब्यूरोक्रेट्स में इस बात की चर्चा होती है कि इस देश में अगर किसानों की आय दोगुनी करना है तो ऐसा क्या किया जा सकता है। सबके मन में आता है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट, पशुपालन ही एक ऐसा है कि इस देश में हम किसानों की आय भी दोगुनी कर सकते हैं, हम उनकी जो है उसका किसान समृद्ध भी हो सकता है। और भारत की इकोनॉमी में वेटरनरी का बहुत योगदान है, 4.5% GDP कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जब महत्व किसी भी विभाग की जब महत्वता पता लगती है तो स्वाभाविक बात है कि देश के जब समाज के लोग सोचते हैं हमारे प्रोफेशन की महत्वता के बारे में, जब उनको लगता है तो वास्तव में ऐसे निर्णय होते हैं। और ये आज ये निर्णय हुआ, उसके पीछे एक बात और भी है। हम देख रहे हैं कि आज जितनी न्यू इमर्जिंग डिसीज हैं उसमें 75% जूनोटिक है।
इसलिए वेटरनरी डिपार्टमेंट का काम केवल उसको उत्पादकता से जोड़ने का नहीं है, ये मनुष्य के स्वास्थ्य से भी संबंध है। आज आप देख रहे हैं कोविड-19 के बारे में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, आगे पता लगेगा तो उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, आगे आने वाला विषय सर्च का है। लेकिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कि जो कोविड-19 है किस प्रकार से एनिमल और उसका हुआ है। दूसरा मेरा ये कहना है कि खाद्य सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में भी वेटरनरी का बहुत योगदान है। तो इन सब बातों को लेके ऐसा लगता है, हमेशा कहते हैं कि वेटरनियन की जब जिस दिन उपयोगिता समझ में आ जाएगी देश में लोगों को पॉलिटिकल, उस दिन उसका उद्धार, उसका उत्थान होना आवश्यक है। मैं कुछ शिक्षाविद मुझे सुन रहे होंगे, एक समय था हमारे पास कि हम लोग कहते थे वेटरनरी कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी अलग होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि 90% यूनिवर्सिटीज देश के अंदर अलग हैं, काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई एस्पार मेडिकल की लड़ी गई दिल्ली में, जो मुझे कल बताया गया कि 1 मई को ही ऑर्डर हुए हैं। उस दिल्ली वेटरनरी एसोसिएशन और बहुत सारे हमारे चंद्रशेखर साहब जैसे बहुत चिकित्सक बहुत संघर्ष किया और मुझे लगता है उसमें सफल हुए। हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि राज्यों में भी एस्पार मेडिकल आईबीए ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें हम लोग पूरे देश में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस बारे में अपनी नीतियों का खुलासा करेंगे। हमें बहुत कम समय हुआ है अभी आईबीए की ओर से, आगे काम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम समाज के सामने हमारी उपयोगिता सिद्ध हो रही है, हमारा गौरव बढ़ा है और हम सभी काम मिलकर कर सकते हैं। मुझे भी एक अवसर मिला वर्ष 2014 में, मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना। हालांकि इसके पहले मैं पहला फील्ड वेटरनियन था जो अध्यक्ष बना। इसके पहले देश के बड़े बड़े शिक्षाविद डॉक्टर एएल चौधरी जी, डॉक्टर सीएम सिंह साहब, डॉक्टर मोहंती साहब, मेरे सीनियर, बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। मुझे भी एक अवसर मिला और मुझे अवसर मिला, लेकिन मेरे साथ जो टीम थी मेरी, जो मेरे के साथ थे वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसमें हमारे शिक्षाविद थे, डॉक्टर गुरदयाल सिंह हमारे उपाध्यक्ष थे, आज वो हिसार में वीसी हैं। डॉक्टर पाठक साहब डीडीजी थे, डॉक्टर गहलोत साहब थे, डॉक्टर यतीराज जी थे, बड़े देश के शिक्षाविद थे। हमारे डायरेक्टरों में डॉक्टर काचिया पटेल थे गुजरात से, डॉक्टर रोकड़े साहब थे, हरियाणा से हमारे डायरेक्टर थे। हमारी जो टीम थी, डॉक्टर कृष्ण कुमार थे, हमारे इलेक्टेड जो आए थे, जन चौधरी जी थे, रविंद्र कुमार जी थे, संदीप इंगले जी थे, सटाले जी थे। ये हमारी एक टीम थी 27 लोगों की। वास्तव में उन सब लोगों ने मुझे पूरा साथ दिया और मुझे सीखने का अवसर उनसे मिला। जैसे ही मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना मित्रों, सबसे पहले हमारे सामने एक चैलेंज था देश के अंदर। सबसे पहले बनने के बाद हमको लगा, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला चल रहा था देश के अंदर जिसमें करीब 400 विद्यार्थी थे जिनकी डिग्री हो गई थी लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर निर्णय करे काउंसिल। शायद वो बच्चे जो छात्र होंगे मुझे सुन रहे होंगे, कई बार तो छात्रों के पालकों का हमारे पास फोन आता था कि भाई हमारे छात्रों की, हमारे बच्चों की स्थिति खराब है, वो बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं क्योंकि उनका पढ़ाई करने का उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे, उनका भविष्य अंधकार में। मित्रों, जब हमने देखा, पूरे सिस्टम को समझा, तो हमने कहा कि जब उनको एडमिशन दिया गया तब परमिशन वेटरनरी काउंसिल से थी और हमने निर्णय किया और उनका रजिस्ट्रेशन कराया। और आगे हमने कहा कि अब ये निजी महाविद्यालय जो राजस्थान के हैं, इनकी कठोर नीति बनाई जाएगी, उसके बाद ये एडमिशन दिए जाएंगे। हमने 5 करोड़ की बैंक गारंटी इम्पोज की कि अब जो भी कॉलेज खुलेगा उसको 5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी होगी, क्योंकि ये बच्चे अगर मान लो कॉलेज फेल होता है, इनको सरकारी कॉलेज ट्रांसफर किया जाएगा। और हमने भारत सरकार से कहा कि आज तक जब से काउंसिल बनी है कोई नई नीति, नई वेटनरी कॉलेज खोलने की नीति नहीं बनी, इसलिए नई नीति बननी चाहिए, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो और चाहे प्राइवेट कॉलेज। और हमने कहा कि राज्य सरकार एसेंशियल सर्टिफिकेट दे कि वास्तव में उसको कॉलेज की आवश्यकता है कि नहीं। कई बार राज्य सरकार के वहां बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और कॉलेज खोल रहे हैं, इसलिए उसको एसेंशियल सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कितने लोग निकलते हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट दिया आपने। इस प्रकार की हमने व्यवस्था की और 2017 में वो एक नई नीति बनी, शायद आप लोग देख सकते, हम लोगों का प्रयास था। एक बात और थी कि हम जब, मैं समझता हूं शिक्षाविद लोग हमारे सबको पता है कि देश में जो सरकारी पशु चिकित्सा थे, गवर्नमेंट के वेटरनरी कॉलेज थे, उनका जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास आती तो मैं देखता था कि सब जगह मैन पावर की भारी कमी थी। इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तो था लेकिन मैन पावर की बहुत कमी थी। सब लोगों को कहना था भाई गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करेंगे। मैं कुलपतियों से और डीन से बात करता था और मैं कहता था आखिर सर ऐसी क्या बात है कि इनमें कॉलेजों में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। बोले हम क्या करें, हम राज्य सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकार कहती है भाई हमारे पास नहीं, आप जितने में काम चलाओ। उन्होंने कहा ठीक है। हमारे पास एक्ट था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन 2008 लागू था उस वक्त। हम लोगों ने जितने भी सरकारी कॉलेज थे और जो भी कॉलेजों में मैन पावर कम था उनकी मान्यता देना बंद किया। उसमें एक सरकारी कॉलेज थे, सभी गवर्नमेंट कॉलेज थे। तो मैं एक घटना प्रसंग बताता हूँ आपको।
सब लोगों का कहना था कि मेरिट वेटनरी कॉलेज भी था, सरकारी कॉलेज था, और चूंकि हमारे माननीय पशुपालन राज्य मंत्री जी उस वक्त थे, उनके क्षेत्र का था, हमको लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको स्थिति बताई कि मैंने कहा भाई, मैंने कहा माननीय मंत्री जी, इसमें बहुत से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे हैं लेकिन उनका जो है प्राध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर उमेश, जो इंडियन वेटनरी काउंसिल एक्ट में जो लिखा है तुम उसके हिसाब से काम करो और सब राज्य सरकारों से बात करो और रिक्रूटमेंट कराओ। हमने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि 6 महीने के अंदर अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया तो हम उन कॉलेजों को बंद कर देंगे, और हमने कहा चीफ सेक्रेटरी कमिटमेंट देंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। और वास्तव में मित्रों, शायद मेरे कुछ गुरुजन शिक्षाविद हों, छात्र उस वक्त के, तो सभी लगभग 90% कॉलेजों में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और सभी लोगों ने बीसीआई को, ये बीसीआई की ताकत है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ये ताकत थी कि सभी जगह रिक्रूटमेंट हुए, लोगों को रोजगार मिला। और हमारा जो एक हमको पार्लियामेंट ने हमको अधिकार दिया कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक्ट लागू करना चाहिए, हमने उसको कराया। एक विषय और है, एक पीजी रेगुलेशन का, पीजी और पीएचडी रेगुलेशन हमने फाइल भारत सरकार को भेजी कि इसका अभी एक मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनना चाहिए जिस पर मेडिकल में है। और उसके लिए हमने डॉक्टर गुरदियाल सिंह कमेटी में अध्यक्षता की और विधि विभाग ने कहा भारत सरकार से कि ये जो रेगुलेशन है आईसीआर के परव्यू में नहीं आता है, वेटरनरी काउंसिल में आता है, और हमने पीजी और पीएचडी का रेगुलेशन बनाया। और उसके बारे में हमने कहा कि जिस प्रकार मेडिकल में नई नई ब्रांचेज हैं, और एक बढ़िया ड्राफ्ट बना के हमने भारत सरकार से कहा कि पीजी और पीएचडी का रेगुलेशन होना चाहिए, जिस प्रकार मेडिकल में पीजी में स्थायी फंड दिया जाता है उस पर हमारे वेटनरी कॉलेज को भी दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव आज पेंडिंग है, मुझे लगता है आने वाले समय इस पर भी काम होगा। ये सब काम हमने किया। दूसरा हमारा जो एक उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम जो है ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट होती थी, इसमें 15% एडमिशन हमारे होते थे हर कॉलेज में। हम 2014 में बहुत सुधार किया, सभी लोग शायद उस सुधार के बारे में जानते हैं। हमारे प्राध्यापक लोग तो जाते थे परीक्षा कराने। हमने पहले क्या होता था कि जो पेपर होते थे, जो फॉर्म होते थे, वो मैनुअल भरे जाते थे, हमने उसको पूरा सिस्टम को ऑनलाइन किया। और मित्रों 2015 में 35,000 छात्र बैठे और 2016 में 84,000 छात्र बैठे, और हमने एडमिट कार्ड भी उनको दिया। इवन उनके आंसर शीट, जो क्वेश्चन पेपर होते आंसर शीट भी उनको भेजते थे, और उसके बाद आंसर वो खुद नंबर चेक कर सकते हैं। और हमने सीबीएसई से कहा कि जो 2 सेट पेपर के बनाइए और सीधे बैंकों में भेजते। हमने परीक्षा को पास करने की कोशिश किया। उसका परिणाम हुआ कि देश में अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट की एक धमक बनी, और देश कई राज्यों ने कहा कि हम अपनी लोकल परीक्षा नहीं कराएंगे, हम आपसे ही मेरिट लिस्ट लेंगे। बहुत सारे राज्यों ने हमको अनुमति दी। ये काम करने का प्रयास हमने किया। दूसरा हमने एक प्रयास ये भी किया कि हमारे माननीय मंत्री बालियान जी की इच्छा थी कि यूजी कोर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो। आईवीआरआई में यूजी कोर्स स्टार्ट हुआ, हमारा बीएचयू में यूजी कोर्स स्टार्ट हुआ, जो बड़े उसमें भी हमने वेटनरी कॉलेज चालू किए। दूसरा नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट वेटनरी कॉलेज चालू हुए। ये सब प्रकार के काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया। दूसरा हमने 2 एकड़ जमीन, हमको लगता था कि हमारे देश के जितने पशु चिकित्सक, उनकी इच्छा थी दिल्ली वेटनरी काउंसिल का एक ऑफिस हो। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मंत्री से आग्रह किया, तो उन्होंने हमें 2 एकड़ जमीन आईसीआर कैंपस में दी। और कंटिन्यूएशन एजुकेशन प्रोग्राम जो भारत वर्ष के समस्त पशु चिकित्सकों के लिए चलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। एक रेस्ट हाउस बनाने का हमारा प्लान था। हमारा एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का, वेटरनरी का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का। हमारे बहुत सीनियर टीचर्स भी कला है, इसको कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत बड़ा प्लान था। उस कीमत, जमीन की कीमत 1400 करोड़ थी। आज भी वो जमीन हमारे पास है। आगे हम उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। हमारी मांग रहेगी भारत सरकार से कि उसमें जो हमारा वो था उसको किया जाए। और दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा एक विषय था जो मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। एक बात फील्ड के वेटरनियंस के मन में हमेशा रहती है कि इस वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है, लेकिन फील्ड वेटरनियंस के लिए क्या काम किया। मैं आपको मित्रों बताता हूं। जब हमारा एक्ट बना था उस पर लिखा था रेगुलेट द वेटनरी प्रैक्टिस। मिनिमम स्टैंडर्ड वेटनरी एजुकेशन तो बना देश के अंदर, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड वेटनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन नहीं बना। ये हम लोगों से, चाहे तो आप ये मान के चलो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन हमने वर्ष 2015 में इस पर काम चालू किया। हमारे जितने फील्ड वेटरनियंस से डायरेक्टर थे, हम सब लोग मिलकर इसमें काम किया, और हमने मिनिमम स्टैंडर्ड वेटनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2000 का ड्राफ्ट भारत सरकार को भेजा। पूरे देश के अंदर हमने जितनी भी वेटनरी काउंसिल थी सभी को भेजा कि इस ड्राफ्ट में जो भी है कर सकते हो करो। और हमने राज्य सरकारों से कहा, अब कोई भी, इसका मैं एक प्रसंग बताता हूं। मित्रों, रतन टाटा जी हमारे जो मान्यवर देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं,
उनके मन में एक बार आया कि बम्बई में वेटरनरी कॉलेज खोलना चाहते थे। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमसे वेटरनरी काउंसिल में मिला। उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी चाहते हैं पशुओं का बहुत अच्छा वेटरनरी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आपके पास इसका मिनिमम स्टैंडर्ड है क्या? मुझे उस वक्त अफसोस हुआ, मैंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर देश के अंदर पड़ने वाला है। इंडियन वेटरनरी मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन से हमने ये तय किया कि हमारा हॉस्पिटल कैसा होगा, उसमें कितने लोग रहेंगे, कितने एनिमल पे एक डॉक्टर होना चाहिए, पशु अस्पताल में कौन रहेगा, पशु चिकित्सक के अलावा पैरावेट्स कितने रहेंगे, उसको हेड कौन करेगा। इसका एक सीधा अर्थ ये भी था कि राज्य सरकारों में जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो भी बढ़ेगी। हमने कहा हम एक्रेडिटेशन करेंगे, संभागीय चिकित्सालय के क्या मापदंड होंगे, पूरा एक ड्राफ्ट हम लोगों ने भारत सरकार को बनाया। मित्रों, ये ड्राफ्ट में आपको बाद में आपको भेजूंगा, भारत सरकार को गया हुआ PDF भेजूंगा, आप लोग भी पढ़िए, इसमें आगे हो सकता है इसमें और सुधार की जरूरत हो। और ये ड्राफ्ट इतना महत्वपूर्ण था, मुझे लगता है हम सबके लिए जो चैलेंजेज है आगे चल के, मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन अगर हमने इसको लागू करा लिया देश के अंदर, तो इससे दो बातें होंगी। एक तो हमारी क्वालिटी वेटरनरी जो सर्विसेज देने का जो एक्ट का उद्देश्य था वो होगा पूरा। दूसरा, हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट की बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है राज्यों में, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि राज्यों के छात्र जो कहते हैं हमको अनएम्प्लॉयड हो रहा है, वास्तव में हमने इसके लिए भी एक प्रयास किया। देश में 1976 में कमीशन बैठा था कि 5000 कैटल यूनिट पर एक वेटरनरी डॉक्टर होना चाहिए। उसके बाद ICAR ने 2012 में एक स्टडी कराई थी, उसमें भी था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने एक स्वयं की स्टडी नीलट संस्था जो है उसको उससे कराई, और हमने उसको जो भी फाइनेंस था पूरा पैसा VCI से दिया कि आप 2030 तक कितने वेटरनियन चाहिए देश के अंदर, चाहे वो पोल्ट्री सेक्टर में हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में हो, चाहे निजी क्षेत्रों में काम करने, पूरा सर्वे बड़ा करने का प्रयास किया। और उनको एक काम दिया कि देश में कितने एनिमल पे वेटरनरी डॉक्टर सेवाएं चाहिए, बहुत बड़ा सर्वे करके हमने कहा इसको रिपोर्ट को हम भारत सरकार को, संसद को सबमिट करेंगे। उसके बाद हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से, राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करें कि जिस प्रकार से 5000 कैडल है जो भी है उस मापदंड के हिसाब से रिक्रूटमेंट करें। वेटरनरी काउंसिल का भी यही उद्देश्य है कि देश के पशुपालकों को, किसानों को क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज मिले, वो जब भी मिलेंगी जब हम अपने जो है ठीक से रिक्रूटमेंट समय पर करेंगे। ये हमारा प्रयास है, आगे भी रहेगा। मित्रों, छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, ये सब बातें कहनी पड़ती। हम सब लोग, एक हमारे मन में और था कि देश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब तमिलनाडु से, चेन्नई से बच्चे आते थे, 3-3 दिन को NOC नहीं दी जाती थी। इस बात को लेकर मैंने पूरे देश भर के रजिस्ट्रारों को दिल्ली बुलाया, और रजिस्ट्रार दिल्ली, जितने रजिस्ट्रार हो सब दिल्ली आए, और हम लोगों ने वहां तय किया कि एक सेंटर सर्वर होगा, हम पूरे देश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। और उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम देश में देख सकते हैं कि कितने हमारे पोल्ट्री के विशेषज्ञ हैं, कितने हैं, ये सब लोगों का एक आंकड़ा हमारे पास होगा। अभी मित्रों, IBPR की स्थिति ये है कि उसके अंदर मृत लोगों के नाम भी रखे थे। हमने राज्य सरकारों से, रजिस्ट्रारों से कहा कि इसको जो IBPR उसको आप ठीक करें, उसके अंदर जिन लोगों के नाम उसको निकालें, सही डाटा आएगा आपके पास। हर साल आप जिन्होंने 5 साल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसको गजट नोटिफिकेशन करके बाहर करें। और ये प्रक्रिया चली मध्य प्रदेश में, कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। और मैंने उस वक्त तत्कालीन हमारी काउंसिल ने NIC को 25 लाख रुपए अमाउंट दिया कि देश भर के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी छात्र को, किसी व्यक्ति को कहीं कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हो। ये निर्णय के द्वारा किया गया। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी ने भी अभी कहा है और ये हम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमने एक निर्णय और लिया, एक पाठ्यक्रम बदलने का निर्णय लिया। 2016 में मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी एजुकेशन हमने उसको बदला, और हमने पूरे देश भर में जितने भी लोग थे सबसे पूछ के उस कोर्स को बनाया। उसमें वार्षिक जो सेमेस्टर सिस्टम था उसको वार्षिक सिस्टम किया। हमने इंटर्नशिप मित्रों 1 साल की और राष्ट्रीय स्तर पे की। उसके लिए कहा कि 20,000 जो मेडिकल में मिलता है वही प्रावधान छात्रों को होना चाहिए, वो भी करने का हमने प्रयास किया। उसके बाद वो जो हमारा MSP था उसके अंदर बहुत सारे हमने नए नए चीजें की, आप लोग देखते होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन जो होता है उसमें बहुत सारी कमियां भी रहती हैं, कई बार कोई सब्जेक्ट कम हो जाता है, लेकिन MSP बहुत अच्छा हमारा बना। और मुझे लगता है कि सब हमको 2 साल काम करने का अवसर मिला, और हमने जो है हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। हमने कोशिश की कंटिन्यूएशन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए राज्यों के लिए कोशिश की। दूसरा एक मित्रों एक विषय और आता है, वो आता है डिसिप्लिनरी कमेटी का। राज्यों को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार, जब भी कोई इस प्रकार का मैटर आता है जिसमें कोई कोएक्स या अन्य कोई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, तो उसमें एक राज्यों में राज्य डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसमें वो निर्णय जाता है, उसमें एक्शन होता है।
जैसा कि हमारी नागलक्ष्मी डॉक्टर थी हैदराबाद में, जो प्रकरण हुआ, आईबीए ने उसमें पत्र लिखा था, उसमें पूरे एक्ट और कानून का पूरी तरह से हमने वो किया था, लिखा भी था कि भाई किसी भी डॉक्टर ने टेक्निकल कोई गलती की है, कुछ हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो स्टेट वेटरनरी काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी भी जाएगी, और उसमें जो मेडिकल काउंसिल में नियम है कि भाई रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना या उसको दोषी पाया तो निर्णय करेंगे, उसमें कोई दूसरा अन्य कोई निर्णय नहीं कर सकता। इसी प्रकार क्वेट्स जो काम करते हैं उनके बारे में भी जब तक हमारा समाज आगे नहीं आएगा, मुझे लगता है हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाते। उसको सशक्त होने, राज्य पशु चिकित्सा परिषद को सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए वेटरनरी काउंसिल को, प्रोफेशन को आगे ले जाना है, तो जो एक्ट है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको कठोरता से हमारा पालन कराना बहुत आवश्यक है, जब हम इस प्रोफेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज और है, इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च। इस मामले में हमने प्रस्ताव बना के गुरदास सिंह की अध्यक्षता में भारत सरकार को 2016 में भेजा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च बनना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है कार्रवाई तेजी से चली भी थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सरकार में लटक जाते हैं। लेकिन आज आईसीबीआर की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में आज हमको लगता है, जैसे कोविड-19 का जो विषय चल रहा है, कि आज जो न्यू जितनी भी डिसीज है, इमर्जिंग डिसीज है, उसमें 75 जीनोटिक है। सबसे बड़ी बात है कि जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली डिसीज, उस पर रिसर्च होना चाहिए। उसका काम इंडियन काउंसिल ऑफ, जैसे इंडियन मेडिकल जो आईसीएमआर है, उसी तर्ज पर अगर आईसीबीआर बनती है, तो मुझे लगता है कि दोनों जो डिसिप्लिनरी है उनके बीच में अगर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो आज जो इस प्रकार की विश्व में समस्या आ रही है, उस पर काफी समय से रोक लगाई जा सकती है। और उसके लिए हम लोग संघर्ष करिए। हमारा विजन है, ये आईबीए का विजन है। देश के सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि आईसीबीआर बनना चाहिए। देश में हमारा दो बहुत बड़े विजन है, आईसीबीआर बनना चाहिए और वेटरनरी प्रैक्टिस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिस लागू होना चाहिए। दो बड़े काम, जिस प्रकार से हमने बताया कि दो पुराने कामों के लिए हमारे सीनियरों ने बहुत मेहनत की, हमारी इस नई पीढ़ी पे इस काम को कराने का दायित्व है हमारे कंधों। ऐसा नहीं है किसी ने काम नहीं किया, सब ने बहुत काम किया इस प्रोफेशन में। सभी लोगों ने मेहनत से काम किया। आगे भी हम सब मिलके, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे हम फील्ड वेटरनियन हो, हमारा परिवार बहुत छोटा है, हमारी संख्या इतनी नहीं है। जितना हम संगठित हो सकता है हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, काम करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। लक्ष्य एक ही है, सबका एक ही लक्ष्य है। हम जो है इस राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। हमारी जो शिक्षा है, हमारे जीवन के लिए जो शिक्षा थी, उस देश के मूक प्राणियों के लिए, सेवा के लिए समर्पित है, एवं उन गरीब किसानों के लिए समर्पित है, उस पशुपालकों को समर्पित है जिनकी आर्थिक आजीविका। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो भी करना होगा उस देश में, उस देश के पशु चिकित्सक सकते हैं। हो सकते हैं कुछ बातों को लेकर मतभेद होंगे। मैंने बहुत सारी बात आपसे कही। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो इस वक्त एक विषय है देश के अंदर जिसमें बहुत चिंता है देश के वेटरनियंस को। सभी लोग हैं जो बहुत सोचते हैं, जो वेटरनरी के भलाई के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा कर्म इस चिकित्सा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगाया, उनके मन में बहुत पीड़ा होती है जब वो देखते हैं कि हम लोग दो एसोसिएशन, इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के बारे में जो कंफ्यूजन पैदा होता है। मित्रों, कई बार मुझे भी लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने सीनियरों से ही सीखा है कि नियमों से काम करो। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन तमिलनाडु में 1967 में थी, उसके बाद 1975 में एक्ट आया, तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट। उन लोगों ने बहुत से काम किए देश के अंदर। हर संगठन का एक समय होता है, कभी वो अच्छा काम करता है, कभी उसके पास टीम होती है, कभी पराभव रहता है। पॉलिटिकल पार्टी में भी ऐसे रहता है, लेकिन उनके जो प्रयासों को हम कभी भुलाया नहीं जा सकते। हम अब कुछ करके दिखाएंगे तो हमको देखो, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। डॉक्टर आर.एस. शर्मा था, प्रेसिडेंट थे। 2009 में पटना में मैंने उनका रेजोल्यूशन देखा है, जिसमें रेजोल्यूशन उन्होंने नए मंत्रालय की मांग भी की। हर एसोसिएशन के एक स्टेक होल्डर होते हैं, उसके लाइफ मेंबर थे लगभग 450-500 लोग, और ऐसे मेंबर थे उसके इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन में जो एसोसिएशन एफिलेटेड है, उसके रजिस्टर्ड बाय लॉ उसके 100 मेंबर से एक मेंबर उसका रहता था, ये उसके स्टेक होल्डर थे। लेकिन 2009 में निर्णय किया कि जो राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय हमारी एसोसिएशन, इसे दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वर्ष 2016 में एसोसिएशन के लोगों ने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया और वो उसमें मार्च 2016 में सफल हुए। उसके बाद आर.एस. शर्मा सर ने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, नियमानुसार भाई, रजिस्टर्ड बाई लॉज के हिसाब से। उसमें सभी जनरल बॉडी मीटिंग में सभी मेंबर्स, लाइव मेंबर, और एसोसिएशन ने फीस भरी थी। जबकि उन्होंने तो ये भी कहा कि जिन एसोसिएशन ने फीस भी नहीं भरी है, अगर वो 1 साल का भी सिस्टम दे दें तो भी वो इसमें भाग ले सकते हैं।
और भोपाल में 7-8 सितंबर को जनरल बॉडी मीटिंग हुई और उस जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय हुआ, नई टीम बनी और नई टीम बनने के बाद उसमें जो वहाँ का हमारा जो रजिस्ट्रेशन था तमिलनाडु का, वो एक्चुअली डिफंक्ट हो चुका था, क्योंकि 52 साल तक कभी भी उसका रिटर्न नहीं भरा गया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको अब डिफंक्ट किया जाता है और रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि वो फंक्शन में, और हमारा जो आईबीजे था उस मुखपत्र को हम आगे उसको और आगे चलाने का प्रयास करेंगे। इसी बीच कुछ लोगों ने विदाउट जनरल बॉडी मीटिंग, आप भी सब समझते हो, जितने भी पशु चिकित्सक इस देश के अंदर हैं सबको पता है कि किसी भी एसोसिएशन का वो किसी ना किसी रजिस्टर्ड बायलॉज होता है, उसके स्टेक होल्डर होते हैं, उसका बायलॉज होता है, उसकी साधारण सभा बुलाने का अधिकार किसको होता है। इस सब प्रक्रिया नियमानुसार की गई। इसलिए इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन वर्तमान में जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है वही है, उसका बायलॉज है, वो रजिस्टर्ड है। मित्रों, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ लोगों को संदेह हो, वो अपने स्तर से उसका पता लगा सकते हैं। सत्य में बड़ा सामर्थ्य होता है, सत्य का सामर्थ्य रहता है। अगर ऐसा होगा, मुझे लगता है आप देश के जितने भी वेटरनियन हैं, आज हमारी आवश्यकता यही है कि होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वेटरनरी काउंसिल 2-3 साल से डिस्फंक्ट है, लेकिन फिर भी उसमें आगे चुनाव होने वाले हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने विवेक से सभी इस देश में प्रोफेशन आगे बढ़े। हम सबकी इच्छा एक ही है, हमारा गौरव बढ़े, सम्मान बढ़े। जब हमको लगता है कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग वेटरनियन, आज देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी आज देश वेटरनियन है, देश के नेतृत्व कर रहे हैं समाज के विश्व के सबसे बड़े संगठन के। आज हमारे नीतीश भारद्वाज जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी, इस वेटरनरी डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे महान भाव भी हुए हैं जिन्होंने देश के अन्य क्षेत्रों में बहुत काम किया है। और मुझे लगता है, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो पशु चिकित्सक है वास्तव में उसकी बहुत मेहनत है, फील्ड में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन हम सब मिल के जुड़कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। एक ही उद्देश्य है, कैसे भी भारत गौरवशाली राष्ट्र जो क्या है वेटरनरी डॉक्टर्स की, क्योंकि हमारा जीवन तो सिर्फ उन गरीब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मूक प्राणियों के लिए है, उन्हीं के लिए हमारा जीवन समर्पित है। ईश्वर हमारे हमेशा हमेशा ईश्वर अच्छा करता है। आगे भी हमारी जो भी बातें होंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, हमारे मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। मुझे लगता है समय समय पर आईबी की ओर से हम ऐसे ही कुछ लोगों को आपके साथ बातचीत कराते रहेंगे। मेरी आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हम सब लोग एक अच्छे मन से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग, मुझे जो अवसर मिला, मैं इस योग्य तो नहीं था वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन मुझे मेरे साथियों ने सहयोग किया और मैंने एक भरसक प्रयास किया, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। हमेशा आगे भी करता रहूँगा जब तक मुझे लगता है कि मैं ईमानदारी से आप लोगों के लिए जो भी मुझे होगा मैं करूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, हम लोगों को सबको एक ही बात सोचना है, एक ही रास्ते पे चलना है कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए। लक्ष्य सबका एक है। हमारा स्पष्ट विजन है कि आईसीवीआर और इंडियन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन, बस छात्रों के अनएम्प्लॉयमेंट पर भी हम काम करेंगे। अभी हमें सितंबर में हमारी एसोसिएशन बनी है। आने वाले समय में हमारे काम के गुण दोष के आधार पर आप ये तय करेंगे कि हमने क्या किया। अभी समय कम है समीक्षा करने का, मुझे लगता है हमें और समय मिलेगा और समय करेंगे। जहाँ तक रही वेटरनरी काउंसिल की, मैंने आपको बताया काउंसिल की बहुत ताकत है। वेटरनरी काउंसिल में जो एक्ट बना है, जो रेगुलेशन बना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये काम होगा। और मुझे लगता है कि सरकार का काम है, आईबी भी बहुत तैयारी चल रही है। और आप सब लोगों ने आज मुझे जो सुना, मुझे लगता है मैं हो सकता है ज़्यादा वक्त लिया हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्षमा करेंगे, मुझे आधे घंटे का ही वक्त था। आने वाले समय में जय हिंद, नमस्कार।